माननीय अंकित मालवीय जी भाई साहब से आग्रह है अपना मार्ग। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। अभी जो आप लोगों को इसके बाद गुरुवाणी मिलेगी, तो आज जो हम किसान भाई लोग प्रकृति खेती और गौ आधारित खेती के लिए आए हैं, उसका थोड़ा सा मैं आपको जानकारी, बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, फिर पूरी आपको आगे पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि कृषि से अगर गौ माता हट जाए तो कृषि जहरीली हो गई, हमारी कृषि पूरी तरीके से जहरीली हो गई और हम लोग आज जहर खा रहे हैं। अगर आयुर्वेद से गौ माता हट जाएगी तो आयुर्वेद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिना गाय के घी और उससे आयुर्वेद चरितार्थ ही नहीं हो सकता। तो प्रकृति खेती में जो हमारे पूर्वज लोग करते थे, हमारे ऋषि मुनि करते थे, हमारे देवता करते थे, उसके बारे में जानकारी और उसकी बेसिक जानकारी मैं आज आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि हमारे अन्न का क्या महत्व है, जो हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी ने बोले हैं कि शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, सड़गतम खल्लु शाश्वतम तत्व सर्वम धारकम सत्व पालन कारकम वारी वायु व्योम वायु जागतम शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। कि प्रकृति और मानव का रिश्ता क्या है? शाश्वत है, एक दूसरे का पर्यायवाची है, एक दूसरे का डिपेंड है, एक दूसरे का आईना है। मतलब कि जो हम अपने शरीर में उपयोग कर सकते हैं वही हमें हमारी धरती माता में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग पंच तत्व के बने। पंच तत्व मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और इन आप पांचों को जोड़ देंगे तो ये प्रकृति के भगवान है। भगवान, अगर आप पहला शब्द उनका जोड़ देंगे तो प्रकृति के भगवान है। हमारे शरीर में लगभग 70 से 71% पानी है, हमारी धरती माता में लगभग 70 से 71% पानी है, और हमारे पेड़ पौधे में भी लगभग 70 से 71% पानी है। तो जो हम हमारे शरीर में जैसे चंद्रमा पास आता है, समुद्र का ज्वार बहाता फूट जाता है, नदी का उफान आ जाता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी उपयोग होता है। तो हमें अगर हमारी धरती माता को उपजाऊ बनाना है तो हमारी गौ माता गोबर, गौमूत्र, फूल, पत्ती, फल का रस, और जैसे गौ माता की कृपा से गौ कृपा अमृतम बना, इसी से हम हमारी जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। और जो प्रकृति ने हमें फूल, पत्ती, फल दिए हैं, अगर हम पत्ती का अगर एंजाइम या बायो कैटेलिस्ट बनाएंगे, बायो एंजाइम्स बनाएंगे, तो वो कीट नियंत्रक का काम करेगा। फूल का बनाएंगे तो फूल बढ़ाने का काम करेगा, इससे जितने ज़्यादा फूल आएंगे, और फल का उपयोग करेंगे तो फल बहुत ज़्यादा आएंगे। तो प्रकृति खेती में इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमारे। उसमें प्रकृति खेती के मैं बस शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि 4 स्तंभ है या 4 पैर है, जैसे कुर्सी के होते हैं। पहला है पोषण देना, तो पोषण हम किससे दे सकते हैं? गोबर से। अब गोबर से क्या है, तो गोबर में साइंटिफिक फैक्ट के हिसाब से हमारे साइंटिफिक फैक्ट भी बताऊंगा, और हमारे अध्यात्म में लिखा है कि ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं, और श्री एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे गाय के गोबर में पाया जाता है, जिसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। और आधुनिक विज्ञान कहता है कि इसमें क्रूड फाइबर होता है, मतलब रेशे होता है। अगर हम जैसे हम मनुष्य हैं, हमें अगर खाना अपना पचाना है तो हमें फल फ्रूट या सब्जी खाना पड़ेगा, उससे हमारे उसमें फाइबर या रेशे आएंगे तो हमारा खाना पचेगा। वैसे अगर हमारी धरती माता में हम गोबर का उपयोग करें तो हमारी धरती माता की पाचन क्रिया बहुत अच्छी होगी, फसल बहुत अच्छी होगी। इसमें क्रूड प्रोटीन होता है। आधुनिक बच्चे लोग सब आप लोग जानते होंगे कि प्रोटीन से हमारी मसल्स या बॉडी बनती है। वैसे ही अगर हमारी धरती माता में हम गोबर डालेंगे तो हमारी धरती माता की शक्ति और अच्छी बढ़ेगी। इसमें सेलुलोज और हेमोसेलुलोज रहते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, धरती माता में हम एक तरीके से इसको ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट समझ सकते हैं, जो हमारी उसमें वसा रहती है। मतलब अगर हम गोबर का सही उपयोग करते हैं सही तरीके से, तो हमारी धरती माता का एनर्जी, जैसे अगर हमको एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज चाहिए, तो उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो हमारे गोबर में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, एक्टिनोमाइसिटीज, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोसिलिकस, मतलब इतने प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से और आसपास के सूक्ष्म जीवों से सूक्ष्म तत्व जो हमारी धरती को चाहिए वो खींच के हमारी धरती को देते हैं। जो जीवो जीवस जीवनम, जो हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है वृक्षारोपण कि जीवों द्वारा ही जीवन संभव है, उसको चरितार्थ करते हैं। जो क्योंकि हमारे शरीर में भी 96% जीव है, सूक्ष्म जीव जो हम आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारे खाना पचाने का काम कर रहे हैं, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो का हर तरीके का काम भी सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। तो वैसे ही सूक्ष्म जीव धरती को भी वही काम करते हैं। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऐसे लगभग 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारी धरती माता को और हमारे पेड़ पौधों को स्वस्थ रखते हैं। तो ये हमारे गोबर में पड़ता है। और जब ये सूक्ष्म जीवाणु और ये सूक्ष्म जीव आपस में मिलते हैं तो वृद्धप्राधिकार हार्मोन्स या ग्रोथ प्रमोट हार्मोन्स पैदा करते हैं, जो हमारे मुख्य 4 हमारे पौधों को बढ़ाने के लिए 4 हार्मोन्स होते हैं, जो ऑक्सिन, जिब्रेलिक, साइटोकानिन, इंडोल एसिडिक एसिड, ये सब पैदा करते हैं। सोचिए हमारे गोबर में कितना चमत्कार है। दूसरा हमारा गौमूत्र, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शोधक
शरीर को शुद्ध करने वाला है, डिटॉक्सिफाई करने वाला है। आप सोचिए कि आप में से धरती में जितने भी जीव हैं, अगर कोई भी पानी पिएगा, कुछ भी करेगा, तो उसका वेस्ट यूरिन से निकालेगा तो वो वेस्ट रहेगा। लेकिन गौमूत्र को गौमूत्र क्यों कहा जाता है? कि गौ माता अगर गंदा भी पानी पिएगी तो औषधीय गुण वाला गौमूत्र उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको हम अपने शरीर में उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसका इतना अनुपम स्थान है कि ये मल भेदक होता है, हमारे हर शरीर की कितनी चीजों को ठीक कर देता है। और गौमूत्र में साइटोकिनिन जैसा एंजाइम्स होता है, गौमूत्र में एंजाइम्स होते हैं जो हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करते हैं। इसमें आयरन रहता है, फास्फोरस, पोटेशियम, मतलब इतनी चीजें रहती हैं जो हमारी धरती माता को चाहिए। तो गोबर गौमूत्र अपने आप में चमत्कारिक है। तो हमको अगर हमारी धरती को पोषण चाहिए तो हम 10 लीटर गोबर और गौमूत्र से 1 एकड़ खेती कर सकते हैं। और गौ कृपा अमृतम से हम 1 एकड़ खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो हमारी गौ माता 1 दिन में त्यागती है, 10 लीटर गोबर और गौमूत्र से। और उसमें हम लोग साथ में अगर कोई भी बड़े पेड़ की जो 50 या 100 साल पुराना है उसकी एक मुट्ठी मिट्टी डाल देंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, हमारा घोल तैयार हो जाएगा। और ये उसमें आपका ऐसे सुख जैसे ट्राइकोडर्मा, माइक्रोराजा, राइजोबियम, ये सब पाए जाते हैं। तो इतना अद्भुत है। तो इस पोषण देने के लिए हमारी गौ माता, गोबर, गौमूत्र और फूल पत्ती पर्याप्त है, हमारा गौ कृपा अमृत पर्याप्त है। उसके अलावा आपको मार्केट या बाहर से लाने की कोई चीज की जरूरत नहीं है। दूसरा है बीजामृत, मतलब बीजों का संस्कार। जिस तरीके से हमारे 7 जन्म होते हैं, वैसे हमारे पूर्वज लोग 7 जन्म से बीज तैयार करते थे चयनित प्रणाली से। कि हमारे यहाँ देसी बीज जैसे अब आप सब हम लोग देसी हैं, तो यहाँ के मौसम के कितने अनुकूल हैं। अगर हम विदेश में कहीं शादी कर ले और हमारा जो बच्चा होगा वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हम लोग हाइब्रिड बीज ला रहे हैं, अलग अलग के गुण मिला के हम हाइब्रिड का उपयोग कर रहे हैं। बल्कि हमारे देसी बीज कितने ताकतवर हैं। आप देखते होंगे कि हमारे गांव में, जैसे हमारे यहाँ पेस टाइगर पार्क है, वहाँ काफ़ी लोग, बच्चे लोग बाहर कड़ी धूप में 12 बजे खेलते रहते हैं, उनके शरीर को कुछ नहीं होता क्योंकि उनका शरीर ताकतवर है। प्रकृति ने उनको वहाँ के हिसाब से ढाल लिया, इसलिए वो शक्तिशाली, उनको गर्मी भी नहीं लगती। यहीं कोई बच्चा अगर दोपहर को 12 बजे निकल जाए तो उसको बीमारी हो जाएगी। तो प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर हम देसी बीज का उपयोग करें, जैसे गेहूं में, धान में, ऐसे ऐसे देसी बीज हैं जिन्हें हजारों साल तक आंधी तूफान सब सहन किए हैं, वो अद्भुत शक्ति देंगे। तो हम बीजामृत का उपयोग कर सकते हैं। बीज में हम देसी बीज का उपयोग कर सकते हैं और चयनित प्रणाली से, कि जहां हमारा अच्छा देसी बीज हो रहा है उसको हम कटवा के अलग से उसका बीज बना ले। तीसरा होता है हमारा बापसा, मतलब पानी देने की विधि। हमको अगर घार बना के अगर हम पानी दें, क्योंकि हमारी जमीन में 3 चूड़ी होती है, जब हम पानी देते हैं तो चूड़ी में आके फंस जाता है और बीच में हवा होती है, उसको भाप बन के होता है। तो पेड़, जैसे देखते होंगे बरसात होती है तो एकदम से पेड़ पौधे बढ़ते हैं। तो अगर हम घार बना के प्रॉपर तरीके से अगर हम खेती करें तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। और चौथा है अच्छा दान या मल्चिंग। आपने देखे होंगे जंगल, घने जंगल में पत्तियों से पूरी जमीन ढकी रहती है। अगर हम हमारे यहाँ जमीन को ढक के रखें, कैसे कर सकते हैं? अगर जिसकी 2 एकड़ या 4 एकड़ अपने चारों तरफ पेड़ लगा ले, उसमें खासकर गिलीसीडिया या गिरीपुष्प या अगस्ती या सहजन ऐसे पेड़ लगा ले। जैसे गिलीसीडिया में ढेंचा से भी ज़्यादा 1.98% नाइट्रोजन होती है और 6 महीने में इतना हो जाता है। अगर आप 4 एकड़ में चारों तरफ लगा लेंगे तो उसको काट के उसका अच्छा दान कर देंगे, वो नाइट्रोजन का भंडार है। और जब आपकी जमीन ढकी रहेगी तो उसमें 90% जो हमारी जमीन से खरपतवार उगता है वो नहीं होगा। और ये करोड़ों जीवाणु जो होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये धूप सहन नहीं कर सकते। तो अगर हमारी जमीन ढकी रहेगी तो ये जीवाणु काम करेंगे, खरपतवार नहीं होगा। हम जो स्प्रे करेंगे वो करोड़ों जीवाणु जीवस जीवनम को चरितार्थ करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम प्रकृति खेती करें तो किसान खुद का बीज, खुद की खाद, उर्जत मिट्टी, उत्तम स्वास्थ्य परिपूर्ण कर सकता है, जो हमारे पूर्वज लोग करते थे। और गौधारित खेती करके बहुत आगे बढ़ सकता है। बस आखिरी में मैं एक कविता के साथ अपने वक्तव्य को शांत करूंगा कि हमारे आराज श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अब किसान भाइयों के लिए, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने में जितनी आग लगे उतना प्रखर निकलता है। मिट्टी का बर्तन अग्नि में पकता है, मिट्टी का बर्तन अग्नि में पकता है जब धुन में खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम ईश्वर की संतान है, हम ईश्वर की संतान है, क्यों सोचे राह सरल होगी। थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय जय श्री राम।